कई जीत बाकी हैं कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने लोक प्रशासन का 8वां चैप्टर जिसका नाम है विभाग, आधार व संगठन शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन किए। पहले क्वेश्चन में हमने विभाग का अर्थ, उसके प्रकार 3 टाइप पर और उसके आधार 3 बेस पर विभागों का गठन किया जाता है उनके बारे में पढ़ा। और दूसरे क्वेश्चन में हमने पढ़ा था उद्देश्य या कार्य के आधार पर, लक्ष्य के आधार पर विभाग का संगठन क्या होता है, उसके लाभ क्या होते हैं, उसके हानि क्या होती है। आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, विभाग के प्रक्रिया के आधार पर संगठन के लाभ और हानि बताइए। क्या क्वेश्चन है? जो विभाग है उसके प्रक्रिया के आधार पर, किसके आधार पर? प्रक्रिया के आधार पर। देखो, हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था 4P जो मार्टिन लूथर ने दिया था, जिसमें हम पर्पज के बारे में पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट है हमारा जो आधार है वो है प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। प्रक्रिया का आधार क्या होता है और उसकी क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होती है, इन्हीं के बारे में आज हमने बात करनी है। तो शुरू करते हैं। देखो, प्रक्रिया का आधार क्या होता है भाई? अगर विभाग का प्रक्रिया या प्रोसेस के आधार पर विभाग का गठन किया जाए, विभाग को बनाया जाए, तो उसका क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है। और प्रक्रिया का जो आधार है, प्रोसेस का जो बेस है, वो क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, प्रक्रिया का अर्थ, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस का जो मीनिंग्स होता है वो क्या होता है? उस योग्यता, ज्ञान और कुशलता से है। किससे? उस योग्यता से, उस ज्ञान से और उस कुशलता से है जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक है। भाई, कोई भी विशेष कार्य है और उसको पूरा करने के लिए, संपन्न करने के लिए कुछ योग्यता, कुछ ज्ञान, कुछ कुशलता होनी आवश्यक है। तो वो किसका अर्थ है? प्रक्रिया का अर्थ मतलब योग्यता, ज्ञान व कुशलता का होना आवश्यक है। किसके लिए? विशेष कार्य को पूरा करने के लिए। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था? उद्देश्य के आधार पर विभाग का संगठन। उसमें क्या होता था? एक अंतिम लक्ष्य होता था और उसको प्राप्त करना होता था, और उसी अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग का संगठन किया जाता था। मतलब जो अंतिम उद्देश्य है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए ही विभाग का संगठन किया जाता था। जैसे कि शिक्षा का प्रसार करना है, शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाना है, हर प्रत्येक लोगों तक पहुंचाना है, तो वो अंतिम लक्ष्य था और उसी को ध्यान में रखते हुए विभाग का संगठन किया जाता था। वहाँ पर योग्यता का, कुशलता का या कोई ज्ञान का कोई महत्व नहीं था, किसी के बारे में कोई जिक्र नहीं था। लेकिन प्रक्रिया के आधार पर क्या होना चाहिए? योग्यता भी होनी चाहिए, ज्ञान भी और कुशलता भी होनी चाहिए। तभी वो क्या है? विभाग है जो विशेष कार्य के लिए बनाया गया है उसको पूरा कर पाएगा। आगे, यदि किसी संगठन की रचना विशेष योग्यता या कुशलता को ध्यान में रखकर की जाए तो उसे प्रक्रिया पर आधारित विभाग कहेंगे। क्या? अगर कोई भी संगठन है, कोई विभाग है, उसका संगठन, उसका गठन किस आधार पर किया जाए? योग्यता, कुशलता को ध्यान में रखकर किया जाए तो वो क्या होगा? प्रक्रिया पर आधारित विभाग होगा। भारत में कुछ विभाग इसी आधार पर गठित किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर महालेखाधिकारी विभाग, कानून विभाग और इंजीनियरिंग विभाग। देखो, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? आपसे सीधा सा पूछ लेगा प्रक्रिया के आधार पर विभाग का संगठन क्या होता है, मतलब इसकी परिभाषा पूछ लेगा। आपसे पूछ लेगा प्रक्रिया के आधार का अर्थ बताएं, या पूछ लेगा आपसे प्रक्रिया के आधार पर विभाग के संगठन के या विभाग के कोई 2 या 3 एग्जाम्पल पूछे, या MCQ में पूछ लेगा इनमें से कौन सा प्रक्रिया के आधार पर विभाग है। ठीक है, तो देखो, उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण में जैसे महालेखाधिकारी का विभाग। अब जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट का विभाग है, जो डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंट है। अब देखो, अकाउंटेंट मतलब जो हिसाब किताब रख सकता है, जो लेन देन कर सकता है, जो पैसे की अच्छी जानकारी रखता है, जिसको वित्त की अच्छी जानकारी है, वही इस विभाग में शामिल होगा। मतलब जिसको हिसाब किताब का विशेष ज्ञान है तो वही इस विभाग में शामिल होगा। तो इसमें क्या हो गया? यही डेफिनेशन, मतलब यही जो इसकी जो शर्तें थी वही लागू हुई हैं भाई। उसमें योग्यता है, ज्ञान है और कुशलता है। इस विभाग का गठन ही किसके आधार पर किया गया है? प्रक्रिया के आधार पर। दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो कानून विभाग।
तो कानून विभाग भी किस आधार पर गठित किया गया है? प्रक्रिया के आधार पर गठित किया गया है। कैसे किया गया है? क्योंकि कानून विभाग में वही शामिल होंगे जिनको कानून की विशेष ज्ञान होगा, मतलब जो लॉ हैं, जो उनके आर्टिकल हैं, जो कानून की धाराएं हैं, ठीक है, जो नियम हैं, उनका अगर उन्हें विशेष ज्ञान होगा, कुशलता होगी उनमें, उसमें योग्यता होगी, तो वो कानून विभाग बनेगा। उसके कर्मचारी हैं जो कानून विभाग के कर्मचारी हैं, मतलब उनमें एक योग्यता होनी चाहिए, कानून के बारे में कुशलता होनी चाहिए, उनका ज्ञान होना चाहिए। और अगर बात करें इंजीनियरिंग विभाग की, तो ये भी प्रक्रिया पर आधारित विभाग है, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी विशेष डिप्लोमा चाहिए, उसमें विशेष ज्ञान चाहिए, विशेष कुशलता चाहिए। अब देखो, अगर हमें कानून विभाग में शामिल कर लिया जाए और हमें कानून विभाग की जानकारी ही नहीं है, तो इस विभाग का कोई महत्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर यहाँ पर कोई ज्ञान, कर्मचारियों में यहाँ पर ज्ञान नहीं है, कुशलता नहीं है, तो वो जो विशेष कार्य के लिए बनाया गया है उसको हम संपन्न नहीं कर पाएंगे, उस विशेष कार्य को संपन्न नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस विशेष कार्य, अगर काम ही विशेष है तो विशेष योग्यता भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होने चाहिए, कुशलता भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ नहीं है तो उस विशेष कार्य को हम संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो ये इसके 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़े। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया भी किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगर बात करें तो इसके लाभ और गुण, लाभ बोल लो या गुण बोल लो, एक ही बात है। तो पहला ही जो लाभ है उसका वो क्या है? इस तरह के विभागों, मतलब अगर प्रक्रिया के आधार पर विभाग का गठन किया जाए तो उन विभागों में विशेष ज्ञान रखने वाले लोग एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं। ये बात हम डेफिनेशन में क्लियर कर चुके हैं, जिससे उनके ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है। ये आपस में एक दूसरे से प्रशिक्षण व प्रेरणा लेते हैं। वे क्या करते हैं? प्रशिक्षण और प्रेरणा लेते हैं। देखो, इसका पहला ही लाभ क्या है? अगर योग्यता के आधार पर, कुशलता के या ज्ञान के आधार पर विभाग का निर्माण किया जाए, मतलब प्रक्रिया पर आधारित विभाग बनाया जाए, तो उसमें जो विशेष ज्ञान रखने वाले लोग हैं वो एक साथ इकट्ठा होंगे। एक साथ क्या होंगे? वो कर्मचारी हैं, वो लोग हैं जो विभाग में शामिल होंगे, वो इकट्ठा होंगे, जिससे क्या होगा? उनका ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है। उन सभी में जितनी नॉलेज है, उनको सभी को जितनी नॉलेज है डिपार्टमेंट की, ठीक है, उनके सभी की नॉलेज को एक साथ इकट्ठा यूज किया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है, और जिससे काफ़ी फ़ायदा भी पहुंच सकता है। मतलब फ़ायदा क्या होगा? जिस विशेष कार्य के लिए वो बनाए गए हैं उसको संपन्न करने में आसानी होगी। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से प्रशिक्षण व प्रेरणा लेते हैं। देखो, अगर सभी ज्ञान रखने वाले, सभी कुशल व्यक्ति अगर एक साथ रहेंगे आपस में, तो वो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे से प्रशिक्षण लेंगे, मतलब आपस में वो सीखेंगे एक दूसरे से और प्रेरणा लेंगे, मोटिवेट होंगे एक दूसरे से। देखो, यहाँ पर क्या है, तभी तो मैं मतलब आपको हर बार मतलब अक्सर बोलता हूँ भाई वीडियो को, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो, इसका यही फ़ायदा है। अगर आपकी क्लास में सभी नॉलेज वाले, ज्ञान रखने वाले, कुशलता वाले, मतलब ऐसे आपके पास में इन्वायरमेंट में ऐसे बच्चे होंगे, तो इससे आपको भी फ़ायदा पहुंचेगा। क्योंकि अगर मूर्खों के बीच में रहोगे तो आप भी धीरे धीरे मूर्ख हो जाओगे, आलसी लोगों के साथ रहोगे तो आप भी आलसी हो जाओगे। लेकिन अगर ज्ञानी बच्चों के साथ, मतलब पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ, जिनको थोड़ी बहुत ही सही लेकिन नॉलेज ज़रूर है, तो उनके साथ अगर रहोगे तो वो आपके क्या मोटिवेट भी करेंगे और आपको प्रशिक्षण भी करेंगे। अब देखो, ज़िंदगी मतलब समय हमेशा एक समान नहीं रहता। कई बार हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, हमारा पढ़ने का मन भी नहीं करता। तो उस समय क्या है, जो हमारे सहपाठी हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे क्लासमेट हैं, जो अगर वो अच्छे हैं तो वहाँ पर वो क्या करेंगे? आपको मोटिवेट करेंगे, प्रेरणा करेंगे। वो चाहे वर्बली तौर पर ना करें, लेकिन इनडायरेक्टली ही आपको वो मोटिवेट कर सकते हैं और प्रशिक्षण भी देंगे। कई चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आई। सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, सबका IQ अलग अलग होता है, सबकी क्या है, योग्यताएं अलग अलग होती हैं, समझने की शक्ति अलग अलग होती है, उनका दृष्टिकोण, नज़रिया अलग अलग होता है। तो वहाँ पर क्या है, हमें अगर जो अपने सहपाठी हैं अगर उनको ज्ञान है तो उनके दृष्टिकोण से भी हमें सीखने को मिलेगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ भाई क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर मैं ईमानदारी से आपको एक बात बता दूँ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई कितने सब्सक्राइब हैं या कितने बच्चे देख रहे हैं। अगर 10 बच्चे भी अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उससे भी मैं खुश हूँ। क्योंकि देखो, यहाँ बता दूँ मैं आपको, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे मुझसे वो ऑफलाइन पढ़ रहा हो चाहे ऑनलाइन पढ़ रहा हो, मुझे दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। क्योंकि दोनों ही बच्चे क्या है, मैं अपने खुद के बच्चे समझकर उनको पढ़ाता हूँ। यहाँ पर जो वैश्विक बीमारी है, इतनी भयंकर महामारी फैल चुकी है, इतने दिन से स्कूल बंद हैं, तो मैं तो यहाँ पर मेरा पर्पज़ यही है, मतलब
इस बुरे समय में अपने देश की सेवा का एक छोटा सा मतलब कोशिश कर रहा हूँ भाई, थोड़ी सी सेवा कर पाऊँ मैं भी, मेरा उद्देश्य यही है। तो यहाँ पर मैं अक्सर देखो आपने जो नॉलेज वाले बच्चे हैं, जो अच्छे मतलब ज्ञानी बच्चे हैं, वो अब तक पकड़ भी गए होंगे। मैं कई बार तो सब्सक्राइब कहना भूल ही जाता हूँ भाई, सब्सक्राइब करो। तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता सब्सक्राइब, अगर कुछ थोड़े बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब बच्चे, अगर थोड़े बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो कमेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे जो व्हाट्सएप से क्वेश्चन पूछते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब वो क्वेश्चन पूछते हैं, उनको आंसर देते हैं। उससे क्या होता है, मनोबल बढ़ता है टीचर का भी। हाँ भाई, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको बताने में मज़ा आता है, उनको नॉलेज देने में मज़ा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ। जो दूसरा प्रॉफिट है वो देखो, इस प्रकार के संगठित विभागों में मितव्ययता एक अपव्ययता होती है, एक मितव्ययता होती है। विलोम शब्दों में आपने पढ़ा होगा। तो मितव्ययता प्राप्त होती है, मतलब कम खर्च होता है। इस प्रकार के विभागों से क्या होता है, खर्च कम होता है, मितव्ययता होती है। क्यों होती है, अगर उन्हें विशेष योग्यता होगी, उनमें ज्ञान होगा, कुशलता होगा, तो वो बचत करना भी अच्छी तरह से जानते होंगे। मतलब जहाँ पर ज़्यादा पैसे लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर वो कम पैसे लगाकर भी काम को पूरा कर सकते हैं। तो इसका एक प्रॉफिट ये हो गया। अब तीसरा प्रॉफिट की अगर बात करूं, तो संगठन का यह आधार एकता और समन्वय की दृष्टि से उपयोगी माना जा सकता है। किसकी दृष्टि से, एकता की दृष्टि से और समन्वय मतलब तालमेल की दृष्टि से उपयोगी माना जा सकता है। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, सभी जो डिपार्टमेंट के जो सभी कर्मचारी होंगे वो योग्य होंगे, वो कुशल होंगे। ठीक है, अब जो योग्य है, जो कुशल है, जो योग्यता रखता है, ज्ञान रखता है, वो स्वाभाविक की बात है, वो एकता में बिलीव करेगा और तालमेल भी बना के रखेगा, क्योंकि उसको एडजस्ट करने में, अपने आप को समायोजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चौथा पॉइंट है जो इन विभागों के पास कार्य अधिक होने के कारण श्रम की बचत की कोशिश की जा सकती है। क्या की जा सकती है, श्रम की मतलब मेहनत की बचत की जा सकती है। कार्य बहुत सारे होते हैं, तो इस कारण क्या है, अब ये योग्य हैं तो वो काम को जल्दी करेंगे, तो यहाँ पर श्रम की भी बचत की जा सकती है। पांचवा जो प्रॉफिट है, इस प्रकार के संगठित विभागों में बजट, कर्मचारियों, लेखांकन मतलब अकाउंटेंट्स, देखो ये शब्द ना मैंने नियंत्रण जो कैग का क्वेश्चन करवाया था ना, जो चैप्टर करवाया था, उसमें बड़े अच्छे से बताए थे। लेखांकन मतलब अकाउंटेंट्स आदि के लिए संख्याएं मतलब डाटा आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगी तथा उस पर खर्च भी कम होगा। देखो इस डिपार्टमेंट के अगर कोई बजट तैयार करना है, अगर कर्मचारियों या अकाउंटेंट से कोई रिलेटेड कोई डाटा, कोई जानकारी इकट्ठा करनी है, तो बड़ी आसानी से इकट्ठा हो जाएगा और उन पर खर्च भी कम होगा। लॉजिक वही है। क्यों, क्या लॉजिक है भाई, क्यों होगा मतलब आसानी से, क्योंकि वो योग्यता, ज्ञान और कुशलता रखते हैं। अब देखो ये तीनों शब्द हैं, इसी तीनों शब्दों के सामने मतलब आसपास ही पूरा क्वेश्चन घूम रहा है। वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रशिक्षण देंगे, मोटिवेट करेंगे। क्यों, क्योंकि वो योग्य हैं, कुशल हैं। इस प्रकार के संगठित विभागों में खर्च कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो ज्ञान रखते हैं। उसके बाद संगठन का यह आधार एकता और समन्वय की दृष्टि से उपयोगी है। एकता और समन्वय क्यों जरूरी, मतलब क्यों रख सकते हैं ये, क्योंकि ये कुशल हैं, योग्य हैं, ज्ञान रखते हैं। इन विभागों के पास कार्य अधिक होता है तो श्रम की बचत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मेहनती भी होते हैं, अगर ज्ञान रखते हैं तो वो समय की और काम की, मेहनत की भी बचत कर सकते हैं। अगर उसके बात करें बजट की, कर्मचारियों की, अकाउंटेंट की, तो वो भी जल्दी से मिल सकता है। क्यों, क्योंकि ये ज्ञान और योग्य और कुशल है। ठीक है, तो सभी बातें मैंने ज्वाइंट कर दी हैं, आपको समझाने के साथ आपको मैं याद भी करवा रहा हूँ। तो उसके बाद है हानि अवगुण। देखो प्रक्रिया के आधार पर ही यदि विभागीय संगठन किया जाए, अगर इसी के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर ही यदि विभागों का गठन किया जाए, संगठन किया जाए, तो तालमेल में कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। ठीक है, किसमें, तालमेल में कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। अब कई बच्चे बोलेंगे सर अभी तो बोल रहे थे वो तालमेल रखेंगे, अभी बोल रहे हो सर आप तालमेल नहीं रखेंगे। तो देखो यहाँ पर तालमेल वो आपस में रखेंगे, जो डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो आपस में तालमेल रखेंगे। अब एक विभाग में 10,000 कर्मचारी हैं तो वो आपस में क्या करेंगे, तालमेल रखेंगे, क्योंकि वो योग्य हैं, कुशल हैं। देखो तालमेल, यहाँ पर तालमेल से क्या मतलब क्या अलग बात है। देखो अलग अलग विभागों में
समन्वय स्थापित करने में मुख्य प्रशासक, मुख्य कार्यपालक है जो, किसको, मुख्य कार्यपालक पर अधिक बोझ पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मुख्य कार्यपालक पर, यहाँ पर तालमेल से मतलब क्या है, वो तालमेल मुख्य प्रशासक के लिए मतलब एक अधिक बोझ हो जाता है। अब देखो संगठन जो विभाग है वो बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा महालेखाधिकारी का विभाग है, कानून विभाग है, इंजीनियरिंग विभाग है। अब इंजीनियरिंग विभाग है, इसके कर्मचारी तो आपस में समन्वय रख लेंगे, आपस में तालमेल बनाए रखेंगे, लेकिन इन तीनों में तालमेल बनाना वो किसके लिए बोझ बन जाएगा, मुख्य प्रशासक के लिए। तो इसका एक जो लॉस है, जो हानि है, जो अवगुण है, ये भी है। उसके बाद दूसरा है, इसके द्वारा कर्मचारियों में अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, पैदा हो जाता है, वह विशेष योग्यता रखते हैं ना, विशेष योग्यता, तथा साधारण कर्मचारियों से भिन्न है। ठीक है, वो विशेष योग्यता रखते हैं और साधारण कर्मचारियों से भिन्न है, तो इसी भावना से उनके अंदर कौन सी भावना जागृत हो जाती है, अभिमान की। वो घमंड करने लगते हैं, भाई हम विशेष हैं, बाकी सब तुच्छ हैं। ठीक है, इस पद्धति से साधारण लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होता। अगर प्रक्रिया के आधार पर विभाग का गठन किया जाएगा तो यहाँ पर साधारण लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस विभाग का अर्थ ही क्या है, ज्ञान, कुशलता और योग्यता के आधार पर विभाग का गठन। अब साधारण लोगों में ये योग्यताएं नहीं होंगी तो उसके लिए मतलब इनमें कोई स्थान नहीं होता। केवल व्यावसायिक योग्यता, मतलब जो स्पेशली विशेष योग्यता रखते हैं, अपने व्यवसाय की, अपने डिपार्टमेंट की विशेष योग्यता रखते हैं के लोग ही भर्ती किए जाते हैं। अगर उन्हें कानून की विशेष योग्यता, कानून के बारे में जानकारी है तो वो कानून के डिपार्टमेंट में जाएगा। अगर अकाउंटेंट की जानकारी है तो महालेखाधिकारी विभाग में जाएगा। अगर इंजीनियरिंग का उसे विशेष ज्ञान है तो इंजीनियरिंग विभाग में जाएगा। साधारण लोगों के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, उन्हें व्यावसायिक योग्यता के आधार पर ही भर्ती किया जाएगा। ठीक है, व्यावसायिक मतलब अपने डिपार्टमेंट से, अपने काम से। ठीक है, इस पद्धति द्वारा मितव्ययता के स्थान पर धन का दुरुपयोग भी होगा। अभी फिर वही बात कहोगे, सर यहाँ पर तो कहा आपने मितव्ययता होगी, मतलब कम खर्च करेंगे, लेकिन अभी बोल रहे हो सर आप खर्चा ज़्यादा करेंगे। अब खर्चा ज़्यादा क्यों करेंगे, देखो इस पद्धति द्वारा मितव्ययता के स्थान पर धन का दुरुपयोग होगा, मतलब अपव्ययता होगी। क्यों, क्योंकि विभागाध्यक्ष अपने विभाग की शक्तियों को बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। यहाँ पर क्या भावना, देखो यहाँ पर अहम की भावना आ गई थी, घमंड आ गया था। ठीक है, अभिमान की भावना, अभिमान आ गया तो वहाँ पर क्या करेगा, जो विभाग का जो अध्यक्ष है वो क्या सोचेगा, भाई हमारे डिपार्टमेंट की शक्तियाँ बढ़ाई जाए, तो उस भावना से वो क्या करेगा, ज़्यादा खर्च करेगा, तो इससे पैसे की बचत करना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक हो गया ये लॉस। पांचवा जो लास्ट है, प्रक्रिया के आधार पर निर्मित विभाग के सम्मुख अपने व्यवसाय से संबंधित ही विचार होते हैं। मतलब इनसे क्या होते हैं, जो विभाग है उनके सम्मुख अपने व्यवसाय, अपने डिपार्टमेंट, अपने काम जिसके लिए उन्हें भर्ती किया गया है उनसे संबंधित ही विचार होते हैं। मतलब इस विभाग के जो कर्मचारियों के सामने सिर्फ कानून के ही प्रश्न होंगे, इनके पास सिर्फ अकाउंटेंट का काम होगा, इनके पास सिर्फ इंजीनियरिंग का काम होगा। ठीक है, तो इसका क्या गलत इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इससे वो राष्ट्रीय और प्रभावशाली नेतृत्व के निर्माण का अभाव हो जाता है। उनमें क्या हो जाता है, मतलब वो अपने व्यवसाय तक वहीं तक बन जाते हैं, वो न तो एक राष्ट्रीय या प्रभावशाली नेतृत्व का उनमें अभाव हो जाता है। मतलब वहाँ पर उनमें वो एक नेता नहीं बन पाते अच्छे, एक राष्ट्रीयता की भावना अच्छे से नहीं जागृत हो पाती, वो यहीं पर रुक जाते हैं, मतलब इसी अपने डिपार्टमेंट्स पर ही रुक जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं सोच पाते। और ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, जिसमें हमने उसके अर्थ के बारे में बात की, उसके लाभ के बारे में बात करी और उसकी हानि के बारे में बात की। ये था हमारा दूसरे आधार, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया के आधार पर विभाग का संगठन। और कल हमने पढ़ा था उद्देश्य के आधार पर, और इससे नेक्स्ट है जो वो सेवित या लाभान्वित व्यक्ति के आधार पर हम पढ़ेंगे विभाग का संगठन क्या होता है और उसके लाभ और हानि। और उसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है, क्षेत्र के आधार पर या स्थान के आधार पर विभाग का संगठन और उसके लाभ और हानि। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करें, अगर पसंद आई है तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और टेक केयर, हैव ए नाइस डे, ओके डियर।